हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे जो हमारा लॉज ऑफ मोशन था उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने क्या किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था। आज हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स, कितना फोर्स हमने अप्लाई किया है वो आता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। इसकी एक और इक्वेशन जो ये आई, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये होती है। इससे ये इक्वेशन कैसे आई, अब हम ये देखेंगे कि इस लॉ से ये कैसे आया। अब देखो, मान लिया ये ब्लॉक 1 है, मान लिया जिसका मास m है कोई भी, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, u, ठीक है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ठीक है। ये फोर्स लगाया तो ये जो आया ये आ गया, इसकी जो स्पीड चेंज होगी वो आ गई u, ठीक है, वो आ गई v, ठीक है। तो जो फोर्स अप्लाई किया, अब इसकी स्पीड जो है u से v चली गई, ठीक है। यानी जब इसका मोमेंटम देखेंगे, ये फाइनल था ये, तो पी एफ माइनस पी आई, यानी मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल देखेंगे, क्योंकि हम चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं। अब बाय टी होता है, ठीक है, यही होता है। तो इज इक्वल टू चेंज इन, जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या आएगा, एम वी माइनस जो और इनिशियल क्या होगा, एम यू बाय टी, ठीक है। ये फोर्स लगा के चलेंगे ना साइड में, m कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। तो f इज इक्वल टू m, और ये चीज क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, यानी एक टाइप से हम ऐसे लगा सकते हैं कि वेलोसिटी बाय टाइम है ये। बेशक चेंज इन वेलोसिटी है, पर है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है हमारा, एक्सलरेशन। तो ये आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से इक्वेशन डिराइव हुई है F इज इक्वल टू एम ए वाली, चेंज इन मोमेंटम से, कि जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसका जो फाइनल मोमेंटम था वो इनिशियल मोमेंटम था वो चेंज हुआ फाइनल मोमेंटम, और उनका जब चेंज निकाला एम वी माइनस एम यू यू बाई टी, और जब इसमें से एम कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा F इंटू एम ए, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब देखो डेल पी बाई डी ये हो गया, ठीक है। जो मोमेंटम होता है हमारा वो क्या होता है, एम वी। जो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। ये होता है हमारा मोमेंटम, कि मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा मोमेंटम, ठीक है। अब देखो इसके जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। important point of NLM सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन लॉ के, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, एक तो अगर देखो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाता है, होता है ना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो F इज इक्वल टू एम में होता है, अगर इसमें हमारा फोर्स जीरो हो जाए, देखो अगर इसमें फोर्स जीरो हो जाए, अगर फोर्स जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब देखो जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका मतलब कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है उसमें कोई मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो देखो यहाँ से जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, अगर फोर्स को जीरो कर दे और एक्सेलरेशन जीरो हो गया फोर्स के जीरो होने के कारण, तो जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक टाइप से बिल्कुल कैसा हो गया, कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये एक जैसा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बिल्कुल सेम हो गया, कि अगर फोर्स को जीरो कर दें तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया, यानी वही पोजीशन वही कंडीशन आ गई ना जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में थी, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है। तो जब ये कंडीशन लगाई तो हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो कंसिस्टेंट हो गया, किसके साथ, विद द फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन के साथ। एक सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक वेक्टर लॉ होता है, ठीक है। वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उनमें हम दोनों दिखा सकते हैं। तो यानी जो एफ एक्स होगा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम निकालें तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बाय डी टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम ए एक्स, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग निकालें तो डी पी वाई बाय डी टी एम ए वाई, ऐसे निकाल सकते हैं। और एफ जेड एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं डी पी जेड बाय डी टी यानी एम ए जेड। यानी हम यहाँ से ये दिखा सकते हैं कि जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो वेक्टर लॉ होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग उसको हम वेक्टरली शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। वैसे तो ये देखो अगर मान लिया, देखो ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो मान लिया जैसे हमारे पास एक रॉकेट है, ठीक है, इसके पास इसका मास m है, ठीक है, मान लिया शुरू में m नोट है, ठीक है। जैसे इसने फ्लाइंग मतलब ये जैसे इसने ऊपर जाना शुरू किया, जैसे इसने उड़ना शुरू किया रॉकेट ने, तो क्या होगा जो इसका फ्यूल का मास है, जैसे ही फ्यूल वेस्ट मतलब निकलता जाएगा इसका मास क्या होता जाएगा, कम, है ना। इसका मास क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि जैसे ही फ्यूल बाहर जाता जाएगा इसका मास होता जाएगा। मान लिया m नोट से हम मान लेते हैं इसका मास m आ गया, ठीक है। ये रॉकेट लिख देते हैं इधर, ठीक है, ये आ गया। तो इसका जो मास है m नोट से m आ गया मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसका मास कम हो गया ना जैसे इसने फ्लाइंग की शुरू की। तो इस केस में जो जो मास है रॉकेट का वो चेंज हो रहा है ना, मास चेंज हो रहा है। तो ये वाली इक्वेशन तो हम लेंगे नहीं, ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती जहाँ पे हमारा मास चेंज होता है। बॉडी का जहाँ पे मास चेंज हो जाता है वहाँ पे हम ये वाला केस नहीं लेते एफ इज इक्वल टू, ठीक है। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जिसमें हमारा मास जो है कांस्टेंट ना हो। तो एफ इज इक्वल टू एम में इसमें यूज ना करके इसमें हम क्या यूज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ये जो फॉर्मूला होता है ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। ये चेंज जब मास चेंज हो रहा होता है तब भी लगा सकते हैं और जब मास कांस्टेंट होता है तब भी लगा सकते हैं। अब F इज इक्वल टू एम ए की कंडीशन रहेंगी इफ मास इज नॉट कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं होता तो हम एक केस अप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया स्पीड ऑफ, देखो इसमें एक स्पेशल केस होगा अगर हमारा मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल केस होता है अगर हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड है, अगर वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर नियरली इक्वल हो जाए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 10⁸ अगर इसकी मान लो 10�6 भी हो, ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर वो नियरली इक्वल हो स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है, तो जो हमारा मास होता है, जो मास होता है ना वो हो जाता है इंक्रीज। मास चेंज होगा, चेंज होके इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो मान लिया जो एक्चुअल और जैसे ही जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल आ जाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m नोट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर m नोट इज द रेस्ट मास, ठीक है, जहाँ पे m नोट हमारा क्या है, रेस्ट मास। तो जब हमारा मास कांस्टेंट नहीं होता तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेस्ट मास। वैसे देखो जब मास कांस्टेंट नहीं होता ना तो dp बाई dt यूज कर लिया, ये हमारे ये स्पेशल केस है, ये हमारा इसके लिए ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस है ये। स्पेशल केस कैसे, मतलब कि जब हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है तो मास हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो वो इसका रीज़न क्या है मास इंक्रीज होने का, ये भी बताऊंगी। तो जो
इसका जो एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट मास और दिस इस फॉर्मूले के इक्वल आ जाता है, रेस्ट मास के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारी जैसे रेस्ट में है ना, तो जैसे ही वो रेस्ट में जा करके मोशन में जाना शुरू करती है ना, तो उसका जो मास है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम मोशन में होते हैं ना, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट का मास, जैसे हम कुछ लेकर दौड़ रहे हैं ना, तो हमारे लिए उसका मास ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोशन में मास हमेशा ज्यादा होता है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी ज्यादा होती है, अगर हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाएगी तो डेफिनेटली मास हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कि जो एक्चुअल मास ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट मास ऑफ इसके दिस, ये हमारा स्पेशल केस है, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे देखो आपको जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, आप देखो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो जैसे फोर्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, डेल पी बाई डेल टी था, या स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम डी पी बाई डी टी भी करते हैं ना, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डी पी बाई डी टी करते हैं। ठीक है, अब देखो ये है डी, पी की जगह एम भी रख सकते हैं क्योंकि हमारा मोमेंटम एम भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये आ जाएगा डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो एम डी वी बाई डी टी, एक बार मास को कांस्टेंट रखा वेलोसिटी का, और एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा और मास का, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन, F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब देखो जो हमने मास कांस्टेंट नहीं था हमारा, तब हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। अब इसका रीजन यहाँ पे पता चलेगा क्यों नहीं होगा, मतलब जब हम मास कांस्टेंट होता है तब हम इसका यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं कर सकते इसका, तब हम इसका यूज करेंगे डीपी बाई डी टी वाली इक्वेशन का। तो एफ इज इक्वल टू जो एम ए होता है वो सिर्फ कब यूज होता है, जब मास हमारा कांस्टेंट होता है। अब देखो इसका रीजन यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अब देखो अगर सिंपल इस इक्वेशन को यूज करें तो ये ऑलवेज वैलिड होगा, सिंपल अगर इसका करें। ठीक है, अदरवाइज देखो अगर देखो हमारा मास कांस्टेंट हो, किसी भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि मास कांस्टेंट है। ठीक है, अगर देखो मास हमारा कांस्टेंट हो गया, अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा तो डीएम भी, डीएम क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मास कांस्टेंट हो गया तो डीएम, तो ये वाली टर्म बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। कब होगी, जब मास हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि मास कांस्टेंट होने से डीएम जीरो आया, डीएम जीरो आने से ये पूरी टर्म हट गई, यानी सिर्फ हमारे पास इक्वेशन क्या बची, एम डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो सिर्फ हमारे पास इक्वेशन ये बची। अब पता चला कि ये वाली इक्वेशन हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा मास क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, जब मास कांस्टेंट होगा तो डीएम की वैल्यू जीरो आकर के ये वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी एम डी वी बाई डी टी। तो जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारा मास क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, अदरवाइज हम डी पी बाई डी टी यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ था। अब इसी के बेस पे जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि एक ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, की हैवी वुडन ब्लॉक में जाती है और एक 60 सेंटीमीटर के बाद वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब वट इज द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बोल्ट, अब हमें रेजिस्टिव फोर्स बताना है। ठीक है, अब देखो जो रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक है, क्योंकि जैसे ही जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो हमारी बुलेट आई उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसको बैकवर्ड साइड में
ठीक है, बैकवर्ड साइड में पुश करेगा। यानी हम क्या निकालेंगे, रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक की तरफ से जो रिटार्डेशन लगा, ठीक है, जो बुलेट पे लगा ना, रिटार्डेशन ऑफ ए बुलेट, ठीक है, सॉरी ए ब्लॉक तो उसके ऊपर लगाएगा तो बुलेट आएगी ना वापस, तो रिटार्डेशन ऑफ बुलेट करेंगे ना, ब्लॉक नहीं, सॉरी, रिटार्डेशन ऑफ बुलेट। ठीक है, तो देखो रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं, रिटार्डेशन का फॉर्मूला जो होता है a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। रिटार्डेशन क्या होता है, जब एक्सेलरेशन हमारा फोर्स की डायरेक्शन में हो तो हमारा एक्सेलरेशन होता है। अगर हमारा जब स्पीड यानी जो ऑब्जेक्ट टकराकर वापिस आए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे अगर हम मान लिया कार को चलाते हैं, ठीक है, उसको जब हम बैकवर्ड साइड में लगाते हैं ना, बैकवर्ड साइड में जब पुश करते हैं तो वो हमारा रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। अब u हमारी क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है 90 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 90 इंटू 90 बाय 2, और s जो हमारा कितने सेंटीमीटर तक 60 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.6, क्योंकि सारी चीज मीटर में है ना, ये रहा मीटर में और ये सेंटीमीटर में थी, तो 60 सेंटीमीटर, तो हमने इसको मीटर में चेंज किया तो 0.6 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको जब हमने सोल्व किया तो माइनस का 6750 ये आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 6750 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। ठीक है, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, अब F इज इक्वल टू एम ए। अब देखो इसमें मास हमारा कांस्टेंट है, देखो कहीं पे इसने ये नहीं कहा कि टकराने के बाद उसका मास इतना आ गया। ठीक है, मास कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मास कांस्टेंट ना होता तो हम dp/dt यूज कर सकते थे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए यूज करेंगे, मास हमारा कितना है 0.04 किलोग्राम, 0.04 इंटू एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन आया वो कितना आया है माइनस का 6750। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो 270 न्यूटन हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल है वो ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स तो हम देख सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक फोर्स से अलग टर्म होती है जो क्या होती है, इम्पल्स। अब देखो ये एक टाइप से होता तो फोर्स ही जैसा है। फोर्स हमारा क्या होता है, एक टाइम इंटरवल पर कितना फोर्स लगाता है, सॉरी कितना मास चेंज होता है टाइम इंटरवल पर, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, कितना मोमेंटम चेंज होता है टाइम इंटरवल पर, वो हमारा क्या होता है फोर्स। अब ये टर्म आ गई इम्पल्स। अब देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मतलब ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा होता है एक स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है, और प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। जैसे हम देखो देखो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, for a short time to produce a finite change in momentum, finite change in momentum, finite change in momentum is called impulsive force, is called impulsive force। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं, एक स्मॉल टाइम के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट करे तो वो क्या होता है हमारा इम्पल्सिव फोर्स। अब देखो इसका एक एग्जांपल क्या है, मान लिया हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है,
ये हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है। हमारे हैंड में हम एक बॉल है, ठीक है, वो हमने बाल जो है हमारी बॉल वो हमने वाल पे कर दी, वाल पे हिट की, ठीक है। जैसे ही हमने वाल के ऊपर हिट की, वो वाल के ऊपर एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए एकदम सेकंड टाइम पे हिट करके वापस जो बाउंस होती है हमारे पास, देखो उसके बाल में कितना मोमेंटम में चेंज आया कि वो एकदम से हिट करके बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए हिट करके बाउंस करके वापस हमारे पास आई। यानी उसमें क्या हुआ, एक बिल्कुल स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज हो करके बिल्कुल स्मॉल टाइम में उसके मोमेंटम में देखो कितना चेंज आ गया, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, इम्पल्स। जब हम एक बाल को बॉल के ऊपर हिट करते हैं और वो बाउंस होके वापस हमारे पास होते हैं, और जब उसका जो हिटिंग टाइम होता है ना वो बिल्कुल सेकंडों में होता है ना, हिट करके बाउंस रैपिडली हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो उसके जो स्मॉल टाइम में उसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो हमारा क्या होता है, इम्पल्स। जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये होता है इम्पल्स का, ठीक है। I इज इक्वल टू एफ इंटू टी। अब देखो जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल टू एम ए वाला, अभी देखो इस पे कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लिया ये हमारी स्ट्रिंग्स होगी, उसके ऊपर कोई मास m रखा है, ठीक है, और हम उसको मास को जो है ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है। मान लिया ये ग्राउंड है हमें, ठीक है, इसके ऊपर ये, और ये मान लिया इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे हम ग्राउंड पे खड़े तो हमें अलग फोर्स दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई दूसरे पॉइंट से देख रहा है तो उसे फोर्स अलग दिखाई देगा, ठीक है, मतलब फोर्स की पोजीशन अलग अलग दिखती है, ठीक है। और देखो अब इस पे जो फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। और हमने क्या बताया कि फोर्स मान लिया इस डायरेक्शन में है, इसका नॉर्मल कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर की ओर, और इसका वेट कहाँ करेगा, वेट एम जी आ जाएगा, ठीक है। वेट का क्या होगा, एम जी। अब जो हमारा नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना, नॉर्मल और एम जी, ठीक है। और ये फोर्स जो है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और ए को हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ नेट, जो फोर्स होता है एफ नेट बाय एम, ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लिया एक जैसे ब्लॉक है उसके ऊपर बहुत सारे अगर फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, तो उन सबको ऐड करके जो फोर्स होगा वो फोर्स लेंगे और बाय एम। तो जिस मान ये कब हम यूज करेंगे, जब हमें नॉर्मल और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लिया देखो, मान लिया ये ब्लॉक है कोई भी, ठीक है, ये यहाँ पे रखा है, ये मास है कोई भी, ठीक है। इस पे मान लिया एक साइड फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे, जिसको हम नाम दे देते हैं F1, एक ऐसे कर रहा है जिसको हम नाम दे देते हैं F2। ये दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इस पे बताना है कि जो फोर्स है, ठीक है, और जो नॉर्मल और एक्सेलरेशन बताना है। मान लिया इसका वेट नीचे की ओर आ जाएगा mg। अब देखो इसमें जो फोर्स है ये इसको इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में, यानी जो हमारा F2 है, अब एक्सेलरेशन कब कहाँ पे होगा, जिस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स होगा। अब ये वाला फोर्स जो हमारा F2 है ना, F2 ये वाला, ये हमारा क्या है, F1 से ज्यादा है। अब F हमारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, जहाँ पे फोर्स ज्यादा होता है। तो F2 की डायरेक्शन इधर है तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इधर होगा ना। तो नेट जो नॉर्मल वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg के, ठीक है, इन mg के। और F नेट निकालेंगे, F नेट इज इक्वल टू एम ए, और F नेट किसके इक्वल आएगा, जो F2 माइनस F1 है, ठीक है, F2 माइनस F1, क्योंकि F2 हमारा बड़ा है, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू एम ए के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि F2 माइनस F1 बाय एम, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारा नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल है, इस टाइप से भी दे सकते हैं। अब देखो इसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, इसी जो ये कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बेस करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो मान लिया ये कोई स्ट्रिंग्स है, क्वेश्चन 3, ठीक है,
ये कोई हमने मान ली स्ट्रिंग्स, ठीक है, इसके ऊपर ये कोई मास रखा है 5 किलोग्राम का, ठीक है। देखो इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो 20 न्यूटन और एक हम मान लेते हैं 10 न्यूटन, ठीक है। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। इसका मान लिया है, ये वाला एंगल मान लेते हैं हम 37 डिग्री और ये वाला मान लेते हैं 53 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसका नॉर्मल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, इसका वेट कहाँ है, नीचे की ओर, ठीक है। अब इसमें हमें सेम नॉर्मल और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड नॉर्मल, देखो लिख देती हूँ नीचे, फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करने हैं नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। अब देखो अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 कोस 37 डिग्री, ठीक है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा 20 साइन 37 डिग्री, ठीक है। साइन 37 हो गया ना ये, और इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10 कोस 53, क्योंकि एंगल कितना है 53, और इसको जब नीचे की ओर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 साइन 53 डिग्री। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, देखो मान लिया ये मास है, इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन, ये फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, इसका एंगल कितना है 53, इसका एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री, इसके नीचे वेट mg है, 5g है, सॉरी मास हमारे पास 5 है ना, तो 5g रखेंगे हम ऐसा, और ये हमारा क्या है नॉर्मल। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। अब देखो इसको हमने रखा 20 कोस 37 डिग्री और ये हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री, है ना, एंगल ये आ जाएगा। इसको जब डिवाइड, जब इसको किया दो पार्ट्स में तो ये आ जाएगा 10 साइन 53 डिग्री और ये 10 कोस 53 डिग्री। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो नॉर्मल की डायरेक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो 20 साइन 37 डिग्री है, ये है, प्लस नॉर्मल है। अब देखो वर्टिकली वाली सोल्व करते हैं पहले। देखो नॉर्मल की साइड और कौन और क्या है, 20 साइन 37 डिग्री है ना, है ना, नॉर्मल की साइड 20 साइन 37 डिग्री है ना, और इज इक्वल टू 5g, ये है ना। अब देखो 5g है, ठीक है, ये तो ऊपर की साइड थी। अब देखो ये वाला फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है ना, ये वाला, इसमें हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, ठीक है, ये और ये। अब ये नीचे है, ये भी नीचे है, तो क्या करेंगे 5g और g की जगह हम मान लिया g हमारे पास नियरली दिया होता है 10 ही दिया होता है, प्लस क्या करेंगे 10 साइन 53 डिग्री, ठीक है। ये नॉर्मल निकालने के लिए है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो नॉर्मल प्लस 20, अब देखो साइन 37, जो 37 और 53 जो हमारे वो थे जो पॉपुलर थे, देखो ये ऐसे यहाँ पे बता देती हूँ मैं। देखो ये वाला एंगल होता था, मान लिया 37 है, अगर ये 5 होता था तो ये हमारा क्या होता था 3 और ये हमारा क्या होता था 4, ठीक है। अगर इसी एंगल में 53 है हमारे पास यहाँ पे, तो अगर ये 5 होता था तो ये 4 होता था और ये 3 होता था, ठीक है, ऐसा होता था। अब देखो साइन 37, साइन 37 है ये वाला, साइन क्या होता है 3 बाई, ये होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 रखें, ठीक है, इज इक्वल टू 50 प्लस 10 साइन 53, देखो 53 4/5 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो देखो नॉर्मल प्लस ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 प्लस ये कितना आ जाएगा 8,
ठीक है, तो जो नॉर्मल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 58 माइनस 12 दैट इज 46 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्मल। ये आ गई हमारी एन की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट जो टोटल फोर्स होता है इज इक्वल टू एम में। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू एम में होता है। अब देखो नेट फोर्स इस पे कैसे वर्क कर रहा है, 20 कोस 37 ये वाला है ना, प्लस 10 कोस 53 ये वाला। देखो इस साइड जो फोर्स है, जिस साइड हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा फोर्स है, देखो ये भी उसी तरफ है और ये वाला भी उसी तरफ है। यानी जो टोटल फोर्स है एफ नेट में, हम टोटल फोर्स लेते हैं तो देखो 20 कोस 37 डिग्री प्लस 10 कोस 53 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास हमारा कितना है, ए। ठीक है, देखो 20 कोस 37 रखेंगे, कोस 37 यानी 4/5, ठीक है, प्लस 10 कोस 53 यानी 3/5, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5a। ठीक है, एफ नेट के लिए निकाले ना टोटल फोर्स, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 5a, ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 5a, एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा 22/5 यानी दैट इज 4.4 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो इस टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें हमें नॉर्मल और जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है, अब इन्हीं के जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो इस टाइप से भी आ सकता है कि इस टाइप से हमें नॉर्मल और एक्सेलरेशन बताओ इक्वेशन में। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल है जो हम ऐसे सॉल्व करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और कुछ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।